सुप्रभात बच्चों, मैं दिनेश उनियाल आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो आपका जो पाठ है उसका नाम है भाषा। बच्चों, भाषा के बारे में आप जानते हो, जिसका प्रयोग हम और आप करते हैं वो क्या है? भाषा है। और अलग अलग देश के लोगों की भाषा भी अलग अलग होती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। तो हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में आता है कि भाषा है क्या? तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अगर हमें भाषा की परिभाषा लिखनी है कि भाषा है क्या चीज़, तो भाषा की परिभाषा है विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। जब हम किसी के विचारों को लेते हैं और किसी को अपने विचारों को देते हैं तो इस आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। और इस आदान प्रदान का जो साधन है वो क्या है? भाषा है। अब साधन आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हमें यहाँ से देहरादून जाना है या दिल्ली जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए हम बस का प्रयोग कर सकते हैं, कार का प्रयोग कर सकते हैं, बाइक का कर सकते हैं या एरोप्लेन का कर सकते हैं। तो ये आने जाने का साधन क्या हो गया? एरोप्लेन हो गया। तो वैसे ही अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है वो क्या है? भाषा है। तो इसकी परिभाषा है बच्चों कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। अब जो भाषा होती है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं या 3 रूप होते हैं। सबसे पहला जो भाषा का रूप है वो है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा की बात करेंगे। मौखिक भाषा है क्या? भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं? जो बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति भी जो बोलता है हम उसे सुनते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के विचारों को बिना लिखे हुए मौखिक रूप में ही ग्रहण करते हैं। ये मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे मौखिक भाषा भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्या है? प्राचीनतम रूप। बोलना, सुनना और समझना मौखिक भाषा है। निरक्षर या अनपढ़ भी मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब है भाषा का दूसरा रूप जो है लिखित भाषा। तो बच्चों, लिखित भाषा है मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं बच्चों, जैसे पत्र पत्रिकाएं। जो हमारे घरों में पत्र पत्रिकाएं आती हैं, समाचार पत्र आते हैं, किताबें, ये सब क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर अर्थात पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर लोग हैं, वही क्या करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब है तीसरा सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, वो अपनी बातों को कैसे समझाते हैं। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको प्यास लगी है, तो वो संकेत द्वारा बताएगा। तो संकेतों के द्वारा विचारों या भावों का आदान प्रदान सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट, अभिवादन के लिए हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ हिलाते हैं, किसी को बाय कहते हैं, तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे मातृभाषा। जो मातृभाषा है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मातृ धन भाषा 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है मातृ, दूसरा है भाषा। तो मातृ का मतलब होता है माँ और भाषा मतलब भाषा। अर्थात अगर हम इसे सीधे तौर पे देखें तो मातृभाषा मतलब माँ की
भाषा। माँ से यहाँ पे मतलब हमारे परिवार में माता पिता और रिश्तेदारों से है। तो माँ की भाषा अर्थात हमारे माता पिता, परिवार के सदस्य और रिश्तेदार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। अब मातृभाषा हमारी कौन सी होती है? जो बच्चा जिस परिवेश में रहता है वह उसी की मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारे माता पिता की भाषा हिंदी है तो हमारी मातृभाषा भी हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलके बना है। राष्ट्र धन भाषा, राष्ट्र मतलब देश, भाषा मतलब भाषा, तो देश की भाषा। तो देश की भाषा कौन सी होगी? हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा की अगर हम परिभाषा देखें तो इस तरह से होती है कि राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश भूभाग पर जो भाषा बोली जाती है वो क्या है? राष्ट्रभाषा है। हमारे देश भारतवर्ष में अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, अतः हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके, अब हम बात करेंगे लिपि। लिपि को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्ट। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो है लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। ठीक है, लिपि का अगर हम देखें तो लिपि मतलब लेपना। जैसे अगर हम दीवारों पे कुछ लेपते हैं तो दीवारों पे क्या हो जाता है? एक रंग आ जाता है। उसी प्रकार भाषा को संकेतों के द्वारा लेपना लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संकेत होते हैं और वही क्या कहलाती हैं? लिपि कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? एक अपनी लिपि होती है। ऐसा नहीं कि हर भाषा एक ही लिपि में लिखी जाए, अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ भाषाएं लिखी हैं और उनकी लिपियाँ लिखी हैं। जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है और गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है तो इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और गुरुमुखी में भी ये लिखी जाती है। तमिल तमिल में। अब है बच्चों व्याकरण। व्याकरण है क्या? व्याकरण को आप अंग्रेजी में ग्रामर कहते हो। तो व्याकरण आखिर है क्या? किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए भाषाविद, भाषाविद का मतलब होता है भाषा के जानकार लोग, जिनको भाषा की बहुत अच्छी जानकारी होती है उन्हें भाषाविद कहते हैं। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि भाषा के क्या हैं? वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। तो उनके द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, वही नियम व्याकरण कहलाते हैं। जो हमारे भाषाविद ने जिस भाषा के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, वही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह ज्ञान है, ज्ञान की जगह हम शास्त्र भी लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। बच्चों अगर व्याकरण नहीं होगी तो हम शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते और अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो व्याकरण क्या है? वह ज्ञान है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हमने यहाँ पे लिखे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। जो हिंदी भाषा है वो बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी भाषा का पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तीसरा है तो पहला और दूसरा किसका है? तो दुनिया में सबसे अधिक चाइनीज बोली जाती है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आती है और तीसरे नंबर पे हिंदी भाषा आती है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्यों द्वारा किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ बोली कहलाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मनाते हैं ना हम लोग हिंदी दिवस,
14 सितंबर को? तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर सन 14 सितंबर को क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को क्या मिला था? भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब है बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अब क्षेत्र से मतलब है छोटा भूभाग। जैसे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊँ क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है और कुमाऊनी क्षेत्र में कुमाऊनी बोली जाती है। जौनसार में जौनसारी बोली जाती है। ये भाषाएं नहीं हैं, ये बोली हैं। ये बोली इसलिए हैं क्योंकि ये छोटे भूभाग पर बोली जाती हैं। इनकी अपनी लिपि नहीं है, अपनी स्क्रिप्ट नहीं है इनकी, इसलिए ये क्या हैं? बोलियाँ हैं। तो बोली और भाषा में ये अंतर है कि भाषा बड़े भूभाग पर बोली जाती है और बोली छोटे भूभाग पर बोली जाती है। तो बच्चों, जो ये हमारा पहला पाठ है जिसका नाम है भाषा, ये पूरा हो गया है। अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा, और जहाँ पे अगर आपकी समझ में नहीं आया वहाँ पे आप दोबारा पूछ सकते हो।